अच्छा जी, देखो बेटा, अब हमारे पास होता क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में फॉर सपोज हमारे पास एक सेट है जो कि है ए बी, और जो एक बी सेट है वो है फॉर सपोज 1 2 और 1 2 3 फॉर सपोज ना। सो होता क्या है कि अगर हम ए ऑन टू बी रिलेशन की बात करते हैं तो देखें ए जो है वो 1 पे जाएगा, ए 2 पे जाएगा और ए 3 पे जाएगा, और उसके बाद फिर बी 1 पे जाएगा, बी जो है वो 2 पे जाएगा और बी जो है वो 3 पे जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको ये समझाना था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि जब आप ए इंटू बी यूनियन सी करते हैं, ये बराबर होता है कि आप ए इंटू बी करें और ए इंटू सी करें और दोनों का यूनियन कर लें। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई आपने एक सी सेट सपोज कर लिया है। सी सेट है जनाब एक्स और वाई, और उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई करके देख लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? गॉट इट सर, थैंक्स। अच्छा, सो हैज एवरीबॉडी seen that lecture, sets or not? Not the entire video. अच्छा ठीक है, so कल तक देख लेंगे। So on page 57 we will be discussing the quantitative analysis. Quantitative analysis में होता क्या है कि आपको ना दो वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है। एक कॉलम ए की साइड पे गिवन होती है और एक कॉलम बी की साइड पे गिवन होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है वो एक यू के पेपर में नज़र आएंगे, ठीक है। और इन्होंने अपने सैम्पल टेस्ट पेपर में भी इसके सवाल दिए हैं। अच्छा जी, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि आपके वो दो क्वांटिटीज दी जाती हैं जिसको हम अलग अलग सेपरेटली चेक करते हैं। अलग अलग सेपरेटली चेक करने के बाद हमें ये बताना होता है कि ऑप्शन ए हम टिक करेंगे कि अगर क्वांटिटी ए जो है वो ग्रेटर है, ऑप्शन बी हम टिक करेंगे अगर क्वांटिटी बी ग्रेटर है, ठीक है। और अगर दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं सो हम टिक करते हैं सी पे, ठीक है। और अगर दोनों क्वांटिटीज बराबर नहीं हैं तो हम टिक करते हैं डी पे। ये बात सबको समझ में आ गई है? जब दोनों वैल्यू, इफ द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। सॉरी, ऑप्शन डी मैंने आपको गलत बता दिया गलती से, एग्जाम्पल्स अभी दूंगा मैं। देखें, ऑप्शन डी हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो कब आएगा कि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम इस बात को नहीं पता लगा सकते। बेटा एग्जाम्पल की क्या ज़रूरत है, हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है। ये पूरी एक्सरसाइज मैं आपको अच्छी खासी सॉल्व कराऊंगा, अच्छी खासी खुद सॉल्व कराऊंगा और अच्छी खासी आपको दूंगा। इसमें तकरीबन तकरीबन 125 क्वेश्चंस हैं। जी बिल्कुल, एग्जाम्पल आ जाएगी, थोड़ा वेट कीजिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ऑप्शन डी की भी एग्जाम्पल आ जाएगी, टेंशन ना लें, सब्र कीजिए, ठीक है। ओके, सो हमें जो दो किस्म की वैल्यूज़ दी गई होंगी हमने क्या करना है, हमने दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है और उसके बाद हमने ये रिजल्ट निकालना है कि ऑप्शन ए जो है वो ग्रेटर है या ऑप्शन बी ग्रेटर है।
अगरचे दोनों क्वांटिटीज़ बराबर हैं तो हम ऑप्शन सी कंसिडर करेंगे उसको, और जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई अगर वो इररेलेवेंट है या उससे हम पता नहीं लगा सकते तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे ऑप्शन डी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, ठीक है, अब हर बच्चा यस सर ना लिखे, ठीक है। अब जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या करें, कह रहे हैं द नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 13। सो अगर हम इवन इंटीजर्स की बात करें बिटवीन 1 एंड 13 तो देखिए हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, ऐसा ही है, कोई और तो नहीं आएगा अभी। तो ये कितने हैं, n इज इक्वल टू 6 हो गया। उसके बाद कह रहे हैं द नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 14। अच्छा, अब इस सवाल में ना एम्बिग्विटी है, बिटवीन में उन्होंने इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव नहीं लिखा है। सो अगर हमारे पास नहीं लिखा हुआ है इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, सो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं एक्सक्लूसिव। बिटवीन का मतलब जो होता है, बिटवीन के जो इंग्लिश के मीनिंग्स हैं उसमें हम एक्सक्लूसिव की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। अब अगर हम बिटवीन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, और हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी वो 5 बनेगी। आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स जो हैं उधर वो 6 थे और यहाँ पर जो है वो 5 थे। हमारे पास कॉलम ए जो है वो ग्रेटर आएगा, ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है रूट। अगर हम रूट निकालें 0.16 का तो इट्स बेटर कि आप इसको लिख लें 16/100, ठीक है, और इट्स बेटर कि आप इसको लिख लें 16/1 2 3 4 ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि नंबर अगर हम इसकी बात करें तो ये जब रूट से बाहर आएगा ए वाला तो ये बनेगा जनाब 4/10 और ये बनेगा 4/100। आप देख सकते हैं कि 4/10 जो है वो बड़ा नंबर है और 4/100 जो है वो छोटा नंबर है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए क्वांटिटी है वो बड़ी आएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चंस का? अच्छा जी, अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। वो ये कह रहे हैं कि एमी, मेगन एंड शारून डिवाइडेड अ बैच ऑफ कुकीज अमंग themselves. Emmy took 30% of the cookies and Sharon took 40% of the cookies. Emmy ate 1/3 of the cookies she took and Sharon ate 1/4 of the cookies she took. Number of cookies Emmy ate, number of cookies Sharon ate. So let me consider 100 now. मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई मेरे पास 100 कुकीज़ थी। अब 100 कुकीज़ में से अगर 30% उसने ले लेनी है तो 30 कुकीज़ इसके पास आ गई और 40 कुकीज़ इसके पास आ गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसने उसका 1/3 खा लिया। जब इसने इसका 1/3 खाएगा तो ये बचेगा जनाब 10, और ये जब 1/4 खाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो यू कैन सी कि दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास बराबर हैं। तो दोनों क्वांटिटीज़ बराबर हैं तो हम ऑप्शन लेते हैं सी। अब आ जाइए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 पे और 5 पे। देखें, वी डोंट नो कि हमारे पास P की वैल्यू जो है वो कितनी है। देखें, P अगर जब तक नहीं पता होगा ना, हम नहीं बता सकते कि P-8 छोटा है या P+8 छोटा है या दोनों में से बड़ा कौन है। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कॉन्सेप्ट है।
तो दोनों के लिए मेरे हिसाब से जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। तो आप सब चिल्ला रहे थे कि सर डी समझा दें, डी समझा दें, डी समझा दें, तो मेरा ख्याल है आप सबको डी जो है वो समझ में आ गया है। क्लियर है सबको जी? वाई सर? देखो बेटा, अगर आपको पी की वैल्यू नहीं पता, फॉर से अगर आपने मिसाल के तौर पे सपोज कर लिए, यहाँ पर आपने पी सपोज कर लिया, आपने कहा भाई पी जो है वो 1 के बराबर है। सो जब आप 1 माइनस 8 करेंगे सो आपके पास आंसर डिफरेंट आएगा। और जब आप if we minus its will be less, minus 7 is less than 9, sir number adding will always be greater than subtracting। अरे हाँ, एड सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है। सही सही सही, सॉरी 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 सॉरी, हमारे पास जो बी क्वांटिटी है वो बड़ी आएगी, सॉरी। सो बी आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, हमारे पास जो आंसर आएगा पी आप कुछ भी ले लिए, हमारे पास जो आंसर आएगा हमेशा उसमें पी प्लस 8 जो है ना वो बड़ी वैल्यू होगी। क्योंकि प्लस का नंबर्स हमेशा बड़ा आएगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना मैं सही था। व्हाट इफ p इज अ नेगेटिव इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर होगा तब भी आप उसमें अंदर जब प्लस 8 करेंगे तो आंसर बड़ा ही आएगा। नेगेटिव इंटीजर ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें, आपके पास p -8 की वैल्यू छोटी आएगी और p + 8 की वैल्यू बड़ी आएगी। अब जनाब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आपको लेके दिखा देता हूँ मैं। देखें, फॉर सपोज आपने p जो है ना वो कंसिडर कर लीजिए -2। अब -2 में से -8 करेंगे तो ये कितना आएगा? -10। सही है, समझ आती बात? इन क्वेश्चन 3 वोंट वी टेक कुकीज 8 रादर देन कुकीज रिमेनिंग? आंसर बी। उन्होंने ये थोड़ी बोला है, आप गौर से पढ़ें क्या कह रहे हैं उसके अंदर। मेरा बच्चा मूसा, देखो बेटा मूसा यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ कुकीज एमी 8, एमी ने जो कुकीज खाई उसकी बात हो रही है, और नंबर ऑफ कुकीज शारून 8 उसकी बात हो रही है। तो एमी ने जो कुकीज खाई है ना बेटा वो खाई है आपका अल्लाह वाला करे 10, और हमारे पास जो शारून ने कुकीज खाई हैं वो खाई हैं जनाब, वो भी 10 खाई हैं। समझ आ गई बात? 4 का आंसर इज डी। कैन नॉट हेयर यू, आई विल रीजॉइन मीटिंग। ओके फातिमा, किसका आंसर पूछ रही हैं आप? 4 का आंसर पूछ रही हैं, 5 का पूछ रही हैं? बेटा 4 का आंसर सी आएगा। सॉरी सी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सी नहीं आएगा, बी आएगा। 4 का आंसर बेटा बी आएगा। ठीक है, अब आ जाइए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, आप कोई भी वैल्यू ले लो। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, मिसाल के तौर पे हमने x की वैल्यू ली 2 यहाँ भी, और x की वैल्यू 2 ली हमने यहाँ भी। लेकिन 31 टू ज़ा क्या हो जाएगा 62, और 35 टू ज़ा हो जाएगा 70। ठीक है, अब आप x की वैल्यू कंसिडर करें -2, x की वैल्यू हमने कंसिडर की -2। अब हमारे पास आंसर आएगा -62, और यहाँ पर आंसर आएगा -70। सो पहले क्या हुआ था,
कि हमारे पास ये वैल्यू बड़ी थी और अब हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है। समझ में आ रही है आपकी बात? सो अनसर्टेनिटी है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ तो b बड़ा हो रहा है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूँ तो a बड़ा हो रहा है। सो इसका मतलब इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई आपके कि डी ऑप्शन क्यों है इसका? सो इसीलिए 5 का जो आंसर है वो क्या आएगा जनाब? वो आएगा डी। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है बेटा? यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? अच्छा जी, अनुषा फारूक डी। जी डी, डी आंसर आएगा। सबको क्लियर हो गया डी का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं कि ए इज अ नेगेटिव नंबर। आप बताइए, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है लेकिन क्यूब जो है वो नेगेटिव ही आता है। सो इसका जो आंसर है हमारे पास, जी जनाब, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? ए आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका बताइए। वो कह रहे हैं कि W छोटा है X से और ये छोटे हैं Y से और ये छोटा है Z से। तो देखें यहाँ पर जो Y इंटू जेड वाला पोर्शन है ना, वो आपके पास बड़ा आएगा। उसकी वजह क्या है कि Y X जो है वो छोटा आएगा और Y Z जो है वो बड़ा आएगा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखें W भी छोटा है और X भी छोटा है, जबकि Y भी बड़ा है और Z भी बड़ा है। अच्छा, अब अगर फॉर सपोज मैं आपसे कहूँ कि मैं लिखता यहाँ पर W और साथ में लिखता Y और ये मैं लिखता X और लिखता Z, बताएं अब क्या होता? अब कौन बड़ा होता? दोनों बराबर होते? नहीं, दोनों बराबर नहीं होते। सर, व्हाट इफ Z इज पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव? देखें, कंसिडर कर लेते हैं केस। कंसिडर कर लेते हैं केस। अब फॉर सपोज वो कह रहे हैं W छोटा है X से और ये छोटा है Y से और ये छोटा है Z से। सो हम डिफरेंट केसेस, ज़रा आपने पॉइंट सही रेस किया है। वी डोंट नो उनका डिफरेंस कितना है। हम ज़रा देख लेते हैं कि कौन छोटा आएगा कौन बड़ा आएगा। ठीक है, वेट करें। अच्छा, फॉर सपोज अब एक बच्चे ने मुझे कहा है कि हम वैल्यूज़ फॉर सपोज लेते हैं 6, 7, 8, 9। इन दिस केस क्या होगा? हमारे पास जो 42 है वो छोटा आएगा 72 से। ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि फॉर सपोज सारे नंबर नेगेटिव ले लिए मैंने, -3, -4, -5, -6। अब हमारे पास क्या होता? अब हमारे पास होता जनाब 12 जो है वो छोटा होता किससे? वो छोटा होता किससे? 30 से। यहाँ पर भी हम ठीक हैं। अच्छा, अब हम नंबर्स लेते हैं जनाब -2, -1 और हमने नंबर्स लिए यहाँ पर 3 और 4। अब यहाँ पर फॉर सपोज अगर हम नंबर ले लेते हैं -6 और नंबर ले लेते हैं हम -7। चले, -7 ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो 6, 7 जा 42 है लेकिन ये ग्रेटर आ रहा है 12 से। तो अब ए का केस जो है वो बड़ा हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पर डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं। इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग। यहाँ पर जो है वो कौन सा केस आ रहा है? ये आ रहा है जनाब कि भाई बी बड़ा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? बी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ए बड़ा है। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन कौन सी हो गई?
इररेलेवेंट हो गई, तो इसका आंसर हमारे पास बी नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर डी आना चाहिए। बात समझ में आ गई आप सबके कि इसका आंसर डी क्यों आ रहा है? सबको क्लियर हो गया? बट सर डू वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? जी वी मस्ट, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि चारों पॉजिटिव नंबर्स हैं या चारों नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ होता तो इट वुड बी इजियर फॉर अस टू जस्टिफाई आवर आंसर। जबकि मैं जो पहले कर रहा था उसमें यही गलती की थी मैंने, कि मैंने कंसिडर कर लिया था चारों पॉजिटिव नंबर है। एक बच्चे ने कहा कि सर अगर नेगेटिव नंबर हुआ, तो फिर मुझे ख्याल आया कि हाँ, अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। समझ आ गई बात? सबको क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो सोल्यूशन है ना, वो आपने लाजमी तौर पे करना है, क्योंकि इसके सवालात आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे AKU में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं परसेंट इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 14। देखिए इसके अंदर जो इंक्रीज हुआ है वो 4 हुआ है, और हम डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पर इंक्रीज 4 हुआ है और डिफरेंस जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 10, तो 4/10 देखेंगे। और यहाँ पर अब देखेंगे कि जनाब 54 इंक्रीज हुआ हमारे पास 4, लेकिन यहाँ पर जो अपॉन की वैल्यू है वो 54 लिखी जाएगी। तो 4/10 जो है वो छोटा नंबर है, 4/54 जो है बड़ा नंबर है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए बी। ठीक है जी। जनाब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाउ कम, मतलब क्या पूछ रहे हैं, अपॉन 54 कैसे आया? आंसर इज ए, सॉरी, आंसर इज ए, क्योंकि हमारे पास, हाँ हाँ सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। 4/10 जो है हमारे पास बड़ा नंबर होगा, 4/54 जो है वो हमारा छोटा नंबर होगा। भंड मार दिया मैंने, सॉरी, हो जाता है कभी हमसे। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, 4/10 इज लार्जर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 9 खुद करेंगे आप लोग? 9, सॉरी 9, हाँ 9, 10, 11 खुद करेंगे ज़रा जल्दी से। 9 का ए आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास जो 9 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिखूंगा 16/4000। ठीक है, ऐसा ही है। और 16/4000 को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या बनेगा? बनेगा 4/1000। और अगर मैं दोबारा कैंसिल करूंगा तो क्या बनेगा? 1/250 बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास 1/25 जो है वो बड़ा नंबर है, और 1/250 जो है वो छोटा नंबर है। 10 में देखते हैं। देखें 8 का रूट छोटा आएगा, 13 का रूट भी छोटा आएगा, 19 का रूट बड़ा आएगा, 9 का रूट बड़ा आएगा। सो इसका आंसर आएगा बी। 5 + √3 और 4 + √23। सो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, 4+1 +√32। सो अब हमें देखना यह है कि देखें 4 तो जो है ना वो यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो अब जो मुकाबला हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो हो रहा है 1 + √32 का, और मुकाबला हो रहा है √23 का। सो इसका मतलब जो इसका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ए। ऐसा ही है?
यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22, 20 के क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? Isn't it 23 plus 4 अंडर रूट? देखिए बेटा, यहाँ पर √23 जो है वो छोटा आएगा। आंसर्स तो दिए मैंने बेटा सारे के सारे आपको, आंसर्स तो मौजूद है, आंसर शीट दे चुका हूँ आपको, व्हाट्सएप पे शेयर करी जा चुकी है, तो देख लीजिए आप, सारे आंसर्स दिए मैं। 12 प्लीज। वो कह रहे हैं कि मार्वल सेल्स कैंडी बार्स एट अ रेट ऑफ Marvel sells candy bars at a rate of 3 bars for $4. At this rate, the cost of X candy bars. अब देखें हो क्या रहा है। वो ये कह रहे हैं हमारे पास जो 3 बार्स हैं वो आ रही हैं $4 की, ठीक है? द कॉस्ट ऑफ X कैंडी बार्स, X कैंडी बार्स का पूछ रहे हैं कि, मैं कर दूंगा आपको रिसेंट। सो पूछ रहे हैं कि X कैंडी बार्स के कितने डॉलर होंगे। उसको आप Y सपोज कर लें, $Y। तो इसका तरीका ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू 4x/3। यहाँ से आ रही वैल्यू 4x/3, जिसको हम लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1/3x, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं $x। सो $x छोटा हो गया, जबकि 1 होल नंबर 1/3 जो है वो बड़ा हो गया। समझ में आ रही है बात? सो ए वाली साइड जो है वो बड़ी होगी। बात समझ में आ गई? शुरू से बताऊं? शुरू से बताऊं? अच्छा, देखो बेटा, हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास देखो 3 बार्स थे, 3 बार्स का रेट कितना था, $4। एक्स बार्स का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, $Y। ठीक है? so अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन पढ़ाया तो मैंने, याद है? तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 4x/3। अगर मैं होल नंबर में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये आ जाएगा 1 होल नंबर 1/3। गॉट इट? मतलब ये 1 से बड़ा हो गया ना, ये x 1 से बड़ा हो गया ना, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है $x। $x का मतलब है 1x, तो 1x छोटा होगा और 1 होल नंबर 1/3x बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, 20 के क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अल्लाह वाला करे 22, पढ़ें क्या करें। देयर आर 150 पीपल इन अ मूवी थिएटर, 75 ऑफ देम आर मैन, 60 आर वुमेन, द रिमाइंडर आर चिल्ड्रन। परसेंट ऑफ पीपल इन द थिएटर दैट आर चिल्ड्रन। देखें 75 और 60 कितने हो गए, 135। सो हमारे पास 15 चिल्ड्रन हैं। अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें तो ये बनता है 10%, और जो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है वो भी 10% लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें बराबर हैं। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? अच्छा जी,
यहाँ पे कह रहे हैं 0.75%, यहाँ पे कह रहे हैं 0.0, बहुत कीजिएगा 24 पे आ जाइए। तो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डॉग्स टू कैट्स इन अ पेट स्टोर इज 5:3। There are 96 dogs and cats in the store. The number of dogs in the pet store. देखें डॉग्स कितने हैं हमारे पास, डॉग्स का जो पोर्शन है वो कितना है। देखें डॉग्स हमारे पास होंगे 5/3 ऑफ 96। ये बात समझ में आती है सबको, क्योंकि रेशो पढ़ा चुका हूँ मैं सबको, ये सबको पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो 5/3 नहीं होगा। हाँ जी, डॉग्स कितना होगा ज़रा बताइए दोबारा से। डॉग्स का पोर्शन कितना है 5, जबकि टोटल पोर्शन कितना है 8। अब सही लिखा भाई हमने 5/8 ऑफ 96। 5/3 गलत लिख दिया था मैंने। तो 60 गॉड्स नहीं, अल्लाह माफ़ करे भाईजान, डॉग्स। सो 60 हमारे पास आ रहा है, और वहाँ पर जो है वो 65 है। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर है वो होगा बी। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया जी, सबको क्लियर है। अच्छा जी, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं कि ए बी एंड सी आर इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ए बी सी जो है वो इंटीजर्स हैं 1 से बड़े। तो सी की पावर बी की पावर 5 है ना। देखिए बेसिस सेम होती हैं, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5b इज इक्वल्स टू 5 + a। तो अब वो पूछना चाह रहे हैं कि a बड़ा है या b बड़ा है। अब ए बी सी आर इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। सो अब मैं यहाँ पर ऐसे नंबर्स देखना पड़ेंगे मुझे कि जिसके अंदर b की वैल्यू और a की वैल्यू, a की वैल्यू बड़ी होगी या b की वैल्यू बड़ी होगी। देखें अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ सो ये आएगा 5b - 5। और अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगा 1 + 1/5a। ऐसा ही है। सो अब मुझे ये बताइए, 29 सर, हाँ आ रहा हूँ 29 पे बेटा, मुझे ज़रा ये तो कराने दो। 26 मेरे हिसाब से ए बड़ा होगा। उसकी वजह ये है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं ए को, तो मेरे हिसाब से ए आ रहा है बराबर 5। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हिसाब से क्या है, यहाँ पर तो कंफर्मेशन ही नहीं है, डी आंसर आएगा इसका। ए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कैसे निकालेंगे। ए नहीं आएगा, डी आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए बात सुने, हमारे पास जो ये दिया हुआ है ना, ये 5b = 5 + a। देखिए ये एक अदद लीनियर इक्वेशन है, आपके पास वैल्यू नहीं है। आपको नहीं पता कि ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। आप ए की जगह कुछ रखें, बी की जगह कुछ कर रखें, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो यू आर नॉट सर्टेन कि ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। सर वी कैन नॉट बी श्योर, देयर आर 2 वेरिएबल्स इन वन पार्ट ऑफ, वी डोंट हैव। हाँ यही बिल्कुल डी आंसर आएगा, क्योंकि हमें सर्टेन नहीं है ना कि ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। अगर दो इक्वेशन होती तो उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करते और फिर हम बता सकते थे। बात समझ में आ गई। 29a वो कह रहे हैं x 0 से छोटा है और y जो है वो 0 से बड़ा है। तो सपोज कर लो भाई, आप x सपोज कर लो फॉर सपोज -2 और y सपोज कर लो 3। तो ये बन जाएगा जनाब
माइनस -8 इंटू 3 जो कि आ जाएगा 24, और दूसरा आंसर लिखा हुआ है 0। सो ए बड़ा है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का जब हम क्यूब करेंगे, नेगेटिव वैल्यू का जब हम क्यूब करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसका आंसर जो है वो आएगा ए। ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए इंटू बी की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। सो अब देखें, अगर a इंटू बी 30 के बराबर है तो सबसे पहले आप क्या करें, 30 का एलसीएम ले लें। देखें, अगर हम 30 का एलसीएम लेंगे तो ये बराबर आएगा 2, 15, फिर आएगा 3, 5 और फिर आएगा 5, 1। सो अब 30 को आप कई तरीक़ों से ब्रेक कर सकते हैं। आप 1 इंटू 30 भी कर सकते हैं, आप 2 इंटू 15 भी कर सकते हैं, आप 3 इंटू 10 भी कर सकते हैं। सर इन 26 इफ ए बी सी आर ऑलवेज ग्रेटर देन ए शुडंट बी बिगर। 26 में कह रहे हैं कि ए बी सी आर इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, then shouldn't a be bigger? What if x is positive and y is negative 29? उल्टा हो जाएगा अगर आप x को पॉजिटिव लेंगे और y को नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमने उसके हिसाब से लिया। इट्स रिटन x इज नेगेटिव। हाँ फातिमा बेटा 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करवा दूँ, फिर आपकी बात भी देख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हमारे पास जो 3 इंटू 10 है, और क्या हो सकता है, 5 इंटू 6 भी हो सकता है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर प्लस करेंगे, देखिए 30 प्लस 1 करेंगे 31 आएगा, 15 प्लस 2 करेंगे सो ये 17 हो जाएगा, 3 प्लस 10 करें तो हमेशा ये नंबर 32 से छोटा ही आएगा। सो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा बी, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए 26 में ये फातिमा क्या कह रही थी। थर्टी वन चेक कर लेते हैं। फातिमा बेटा आप 26 में क्या कह रही हैं। प्लीज एक्सप्लेन 30। अच्छा देखो बेटा 30 के अंदर हमने क्या किया, वो ये कह रहे हैं कि a इंटू बी जो है वो 30 के बराबर है। तो ये हमने पॉसिबल यहाँ पर देख लिए आंसर्स कि हमारे पास a इंटू बी अगर 30 है तो हमारे पास a और b की कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो देखें, अगर हम a को 1 लें, b को 30 लें तो 30 1 30 होगा, 2 इंटू 15 भी 30 होगा, 3 इंटू 10 भी 30 होगा और 5 इंटू 6 भी 30 होगा। सो हमारे पास a और b की डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब वो ये कह रहे हैं कि आप a प्लस बी करें। सो अगर मैं यहाँ पर अब इसको प्लस करके देखूँ, जी कर लीजिए अनम्यूट 2 मिनट बाद। तो 1 प्लस 30 करेंगे तो आपका 31 आएगा, 2 प्लस 15 करेंगे तो 17 आएगा, 3 प्लस 10 करेंगे 13 आएगा, 5 प्लस 6 करेंगे 11 आएगा। तो हमेशा 32 जो है वो बड़ा आएगा, ठीक है। जी फातिमा बोलिए, अब क्या कह रही थी आप। सो इज दिस क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। ठीक है। अच्छा अब मुनव्वरा पर अच्छा कह रही हैं क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखो बेटा मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि जब हमने यहाँ पर इनकी पावर्स को बराबर रखा सो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी, ये इक्वेशन बन गई थी कि 5b इज इक्वल टू 5 प्लस ए, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई थी।
उसके बाद हमने क्या किया, हमें ये बात पता है सर इसमें क्लियर नहीं ना कि ए बड़ा है या सो एम्बिगुअस बना, नहीं नहीं हम कंफर्मेशन के साथ बता रहे हैं ना। देखें अब यहाँ पर अगर हमने ए की वैल्यू सपोज की 1 से बड़ी, सॉरी बी की वैल्यू, अब ये देखें यहाँ पर फाइव लिखा हुआ 5b इज इक्वल टू 5 प्लस ए। सो बी की वैल्यू मैंने 1 से बड़ी कंसिडर की 2 के बराबर। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ मैं डाल रहा हूँ बी की, ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ ए की। तो आपने देखा कि बी की वैल्यू जब मैंने 2 डाली तो ए की वैल्यू मुझे 5 रखनी पड़ी ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। जबकि जब मैं इस पे आता हूँ यहाँ पर इसको देखता हूँ तो इसके अंदर फॉर सपोज अगर मैंने ए सपोज किया 10, ये मैंने सपोज किया ए की वैल्यू, तो यहाँ मुझे सपोज करनी पड़ी बी की वैल्यू। सो अब जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए की वैल्यू मुझे 10 डालनी पड़ी, 10 लाने के लिए बी की वैल्यू मुझे 3 डालनी पड़ी। तो इन दिस क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि ए ही बड़ा आ रहा है और बी जो है वो छोटा आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इज देयर एन आंसर की फॉर दिस? जी बेटा बिल्कुल आंसर की है जो कि ग्रुप पे अपलोडेड है, मैं दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। कल की क्लास से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चले कल तो हम लोग सेट्स डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट फ्राइडे जो है उससे पहले आप लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, सिर्फ 1 से लेकर 30 तक, तो मैं उनको डिस्कस करूंगा। हमारे पास क्या हुआ कि मैंने आपको जो है ना होमवर्क दे दिया,